स्वागत है आपका फोकस पॉइंट की फिजिक्स क्लास में। मैं दीपू सर। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में आवेश के बारे में बताया था, एक बार फिर आवेश किसी पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया था। आज बेटा हम आवेश के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो पहली हेडिंग हम लोग डालते हैं बेटा, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्जेस। आवेश के प्रकार, आवेश जनरली दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? आवेश दो प्रकार का होता है। पहला धनावेश, दूसरा ऋण आवेश। ये दो प्रकार के हमारे आवेश होते हैं, पहला धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। ठीक है बेटा। लेकिन सबसे पहले किसने बताया था आवेश दो प्रकार का होता है? किसने बताया था बेटा? वो हमारे वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और कब बताया था बेटा? सन 1750 में बताया था। अब बेटा इसको हम पूरा क्या लिखेंगे? बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। और ये बेटा कब बताया था? सन 1750 में बताया था। आप लोग केवल बेटा ध्यान रखना, केवल सुने ध्यान से, वीडियो देखें और सुने, मस्ती में सुने, क्योंकि सारा नोट्स लिखा हुआ आपको पीडीएफ फाइल के द्वारा दे दिया जाएगा। इसलिए आप कतई परेशान ना हो। ध्यान रखें बेटा, केवल पढ़ें, जितना हो सके समझें, पढ़ें और चीज़ों को याद रखने की कोशिश करें बेटा। द्वारा फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। इसी क्रम में बेटा आगे चलते हैं। आपको ध्यान होगा धनावेश, अगर हम जैसे प्लस प्लस ले लें और माइनस माइनस ले लें, आगे एक प्लस एक माइनस या एक माइनस दूसरा प्लस, अगर इस टाइप का हो, तो बेटा अगर एक जैसे आवेश हैं तो एक जैसे आवेशों को नाम दिया जाता है सजातीय आवेश। क्या नाम दिया जाता है बेटा? सजातीय आवेश। और विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो उन्हें बेटा नाम दे दिया जाता है विजातीय आवेश। ध्यान रखना बेटा। द्वारा फिर सन 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। इसी क्रम में आगे चलते हैं कि एक जैसे आवेशों को पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, एक जैसे आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं और विपरीत प्रकार के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं। सजातीय आवेशों के बीच में सदैव प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कैसा बल कार्य करता है बेटा? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जबकि विजातीय आवेशों के बीच में कैसा बल काम करता है बेटा? आकर्षण बल कार्य करता है। कैसा करता है? आकर्षण बल कार्य करता है। द्वारा ध्यान से फिर सुने बेटा, सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। ये सब जानते हैं, लेकिन क्या नहीं जानते इसमें? ध्यान देना। तो जिस प्रकार से आवेश दो प्रकार का होता है, किसने बताया था बेटा? हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था बेटा। उसी प्रकार से सबसे पहले ये गुण किसने देखा था कि सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है जबकि विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है? वो हमारे वैज्ञानिक थे बेटा कैवेंडिश। क्या नाम था? ध्यान देना, कैवेंडिश। ध्यान रखिए, ये जो वैज्ञानिक थे कैवेंडिश ने सबसे पहले देखा था कि सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल और विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं दोबारा क्विक रिपीट करता हूँ, ध्यान देना।
आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। ये किसने बताया था? सन 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। एक जैसे आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं और उनके बीच में कैसा बल होता है बेटा? प्रतिकर्षण बल होता है। और विपरीत प्रकार के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं और उनके बीच में आकर्षण बल होता है। ये सबसे पहले किसने गुण देखा था? कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक ने देखा था, ध्यान रखना। अब इसी क्रम में बेटा हम लोग आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं आवेश और द्रव्यमान में अंतर क्या है। तो हेडिंग बेटा डालेंगे हम लोग अब, आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर। ध्यान देना, आवेश और द्रव्यमान में अंतर, ध्यान से समझना। आवेश और द्रव्यमान में अंतर, द्रव्यमान में अंतर, ध्यान देना। पहला अंतर क्या है? आवेश धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है बेटा? शून्य भी हो सकता है। ये आवेश की विशेषता है। आवेश हमारा क्या होगा बेटा? आवेश ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जबकि द्रव्यमान सदैव और सदैव कैसी प्रकृति रखता है बेटा? द्रव्यमान सदैव केवल और केवल धनात्मक ही होगा। ये ना तो शून्य कभी होगा और ना ही कभी ऋणात्मक होगा। तो पहले गुण इसका क्या बेटा? पहला अंतर क्या है? आवेश धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, जबकि द्रव्यमान केवल और केवल धनात्मक होता है, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट बेटा ध्यान देना, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेग। ध्यान रखना, वेग का आवेश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं होता। ध्यान रखना, आवेश के ऊपर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे वो बैठा रहे, खड़ा रहे, दौड़ना शुरू कर दे, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। जबकि बेटा ये देखा जाता है, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, इसके बारे में बता रहा हूँ, कोई वस्तु रुकी हुई है तो वस्तु का द्रव्यमान कम होगा। अगर उस वस्तु में वेग का गुण आ जाए, वेग हो जाए, वे दौड़ने लगे, चलने लगे, भागने लगे, तो उसका वेग उतना ही बढ़ जाता है। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई वस्तु किसी वेग से चल रही है तो उसका द्रव्यमान अधिक होगा। अगर वस्तु रुकी हुई है तो उसका द्रव्यमान कम होगा। उसी वस्तु का कह रहा हूं बेटा मैं, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, रुकी हुई है, इसका द्रव्यमान क्या तो आया? x। अब ये वस्तु वेग आ जाए, इसके अंदर क्या आ जाए? वेग आ जाए, तो x नहीं रहेगा, x से कुछ ज़्यादा हो जाएगा। कभी मौका मिला मैं इस बारे में डिस्कशन जरूर करूंगा, ध्यान रखना। तो द्रव्यमान के ऊपर क्या होता है बेटा? द्रव्यमान अगर वेग है तो द्रव्यमान कैसा होगा बेटा? अधिक हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या था? आवेश धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है और द्रव्यमान बेटा सदैव धनात्मक प्रकृति ही रखता है। दूसरा पॉइंट क्या था? आवेश के ऊपर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि द्रव्यमान अगर स्थिर है, कोई वस्तु स्थिर है तो उसका वेग कम होगा। अगर वही वस्तु क्या करे बेटा? दौड़ना शुरू कर दे, उसके अंदर वेग हो जाए, वेग उत्पन्न हो जाए, तो उसका द्रव्यमान अधिक हो जाता है। तीसरा पॉइंट बेटा क्या है? आवेश का संरक्षण कर सकते हैं, आवेश का संरक्षण कर सकते हैं, ध्यान रखना, जबकि द्रव्यमान का नहीं। प्रश्न आता है क्यों? अगर द्रव्यमान को संरक्षित करेंगे बेटा तो द्रव्यमान का कुछ हिस्सा ऊर्जा में बदल जाता है। ये आपने 11th में पढ़ा होगा। द्वारा फिर आवेश संरक्षित रहता है, इसलिए आवेश संरक्षण का नियम है। मैं आपको इसे बाद में समझाऊंगा। आवेश संरक्षण का नियम होता है, आवेश संरक्षित है, जबकि आपने कहीं भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं पढ़ा होगा। क्यों नहीं पढ़ा होगा? अगर द्रव्यमान को संरक्षित करेंगे तो द्रव्यमान का कुछ हिस्सा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए हम द्रव्यमान को संरक्षित नहीं कर सकते। चौथा और लास्ट पॉइंट बेटा ध्यान से देखें, चौथा और लास्ट पॉइंट ध्यान देना, बहुत मजेदार है बेटा, बहुत मजेदार है। अभी मैंने क्या बताया? आवेश में कौन कौन से बल होते हैं? आकर्षण बल होता है, और कौन सा बल होता है बेटा? प्रतिकर्षण बल होता है,
आकर्षण बल होता है और प्रतिकर्षण बल होता है, ध्यान रखना। इस बल को हम लोग स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। ये मैं जस्ट इसके बाद ही पढ़ाऊंगा। द्वारा फिर बेटा, आवेश के अंदर आकर्षण बल भी होता है, आवेश के अंदर प्रतिकर्षण बल भी होता है, और इन बलों को नाम दिया जाता है स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। जबकि द्रव्यमान वाले केस में केवल और केवल कैसा बल होता है बेटा? आकर्षण का बल होता है। कैसा बल होता है? आकर्षण का। इसमें प्रतिकर्षण नहीं होता। आपने 11th में बड़े बड़े पिंड पढ़े होंगे, गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ा होगा बेटा, 2 पिंड होंगे, उसमें हमेशा हमेशा कैसा बल? आकर्षण। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पृथ्वी है, कोई चीज़ हम नीचे से ऊपर फेंके, पृथ्वी नीचे से ऊपर जैसी फेंकेंगे तो कहाँ लौटेगी? पृथ्वी पर ही लौटेगी। अर्थात पृथ्वी क्या कर रही है? उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जिस प्रकार से इन बलों का नाम होता है स्थिर वैद्युत बल, उसी प्रकार से अगर ये कंडीशन मिलती है तो उसे नाम देते हैं गुरुत्वीय बल कहा जाता है। क्या बल कहा जाता है बेटा? गुरुत्वीय बल। यहाँ से एक नई चीज निकल के आती है। स्थिर वैद्युत बल की प्रकृति आकर्षण की भी होती है और प्रतिकर्षण की भी होती है, जबकि गुरुत्वीय बल की प्रकृति केवल और केवल आकर्षण बल की ही होती है। ध्यान रखना, ठीक? समझ में आया? मैं द्वारा क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। आवेश धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है, जबकि द्रव्यमान केवल और केवल धनात्मक ही होता है। आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि द्रव्यमान पर वेग का प्रभाव पड़ता है। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है बेटा, तो ध्यान, उसका द्रव्यमान कम होगा। अगर वही वस्तु किसी वेग से चलने लगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, आवेश का संरक्षण कर सकते हैं, इसीलिए आवेश संरक्षण का नियम है, जबकि द्रव्यमान संरक्षण नहीं होता, इसका कोई नियम नहीं है। क्यों नहीं होता बेटा? द्रव्यमान को संरक्षित इसलिए नहीं कर सकते, अगर संरक्षित करेंगे तो उसका कुछ हिस्सा किसमें चेंज हो जाता है? ऊर्जा में बदल जाता है। एग्जैक्ट में द्रव्यमान प्राप्त पुनः नहीं होगा, इसलिए हम इसका संरक्षण नहीं कर सकते। आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों हो सकते हैं। आवेशों के बीच आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों हो सकते हैं। इन बलों को नाम दिया जाता है स्थिर वैद्युत बल, जबकि द्रव्यमानों के केस में केवल और केवल कौन सा बल होता है? आकर्षण बल होता है। उस आकर्षण बल का नाम क्या होता है बेटा? गुरुत्वीय बल। हम उल्टा बोल सकते हैं, गुरुत्वीय बल की प्रकृति सदैव आकर्षण की होती है, जबकि स्थिर वैद्युत बल की प्रकृति आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों की होती है। समझ में आया? अब हम बेटा इसे पढ़ेंगे, ये होते क्या हैं। तो सबसे ध्यान रखना, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल किसने निकाला था? कूलाम ने निकाला था। तो कूलाम का नियम हम लोग पढ़ते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड 12th के लिए। हर साल इसमें से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए बेटा। शुरू करते हैं हम लोग कूलाम का नियम। ध्यान दीजिए, कूलाम का नियम। तो फटाफट हम हेडिंग डाल रहे हैं बेटा, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। ये बेटा अभी जो मैंने पढ़ाया था आवेश और द्रव्यमान में डिफरेंस, ये एनसीईआरटी में नया जुड़ा है, ध्यान रखना। तो कूलाम का नियम, कूलाम ने क्या लिया था बेटा? कूलाम ने 2 आवेश लिए थे। क्यों लिए थे? क्योंकि अभी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। ध्यान रखना। तो हमने क्या किया? हमने भी 2 आवेश ले लिए बेटा, ये 2 आवेश ले लिए। एक मान लिया Q1, एक मान लिया Q2, और इनके बीच की दूरी कितनी मान ली बेटा? R मान ली। ठीक, दोनों आवेश या तो प्लस प्लस हो सकते हैं, माइनस माइनस हो सकते हैं, एक प्लस एक माइनस हो सकता है, या एक माइनस दूसरा प्लस हो सकता है। इसके अलावा कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, 5वीं कंडीशन नहीं मिलेगी। मतलब कहने का बेटा क्या है? ये दोनों आवेश प्लस प्लस हो सकते हैं, ये दोनों आवेश माइनस माइनस हो सकते हैं, ये दोनों आवेश प्लस माइनस हो सकते हैं, एक प्लस दूसरा माइनस हो सकता है, और ये आवेश, ये दोनों आवेश एक माइनस हो सकता है, दूसरा प्लस हो सकता है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं बेटा, इसके बीच में कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। कैसा बल? प्रतिकर्षण बल। और इसके बीच में बेटा कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। तो बेसिकली क्या है, कूलाम ने क्या बताया था बेटा? क्या बताया होगा? 2 आवेशों के बीच में लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बारे में बताया था।
हम यूनिट कौन सी पढ़ रहे हैं भैया, यूनिट कौन सी पढ़ रहे हैं बेटा, स्थिर वैद्युत की। और स्थिर वैद्युत की में आवेश कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। तो ये दोनों आवेश भी कैसे रहेंगे, स्थिर रहेंगे। हमें इस परिभाषा में स्थिर शब्द का प्रयोग करना ही होगा, अगर नहीं किया तो डेफिनेशन गलत हो जाएगी, ध्यान रखना। तो देखिए बेटा, कूलाम ने क्या, बहुत सिंपल है, कूलाम ने क्या बताया था बेटा, दोनों बल हैं तो हमने ये बल मान लिया F प्रोपोर्शनल Q1 गुणा Q2, समीकरण नंबर 1, तथा ध्यान देना बेटा F प्रोपोर्शनल 1/r², और समीकरण नंबर 2। ठीक है, देखिए बेटा मैं पूछ रहा हूं, लोग ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनो, धमाका होने वाला है। F क्या चीज है, मुझे पता है आप लोग क्या बोलोगे, F बल बोलोगे, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, F क्या चीज है, F किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है। F क्या चीज है बेटा, F क्या चीज है, फटाफट बताओ, F क्या चीज है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है। ध्यान रखना, F क्या चीज है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है। दोबारा फिर, F क्या चीज है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, कोमा लगा लेंगे। ध्यान रखना, मतलब हमें F के बारे में जानकारी हो गई। F हमारा क्या है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक, अब बल प्रकृति क्या होगी बेटा, जो ये बल है वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ये जो चिन्ह लगा होता है बेटा, इसको हम लोग नाम देते हैं अनुक्रमानुपाती। क्या नाम देते हैं बेटा, अनुक्रमानुपाती। और इसी को बेटा क्या नाम दे दिया जाता है, समानुपाती। क्या नाम देते हैं बेटा, समानुपाती। ध्यान रखना बेटा, तो F क्या चीज था, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्वारा फिर, किन्हीं दो स्थिर, ध्यान देना बेटा, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आप चाहे समानुपाती भी लिख सकते हैं, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्वारा फिर, यही बेटा नियम है। इस नियम के अनुसार मैं क्या लिखाऊंगा, इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा, परिभाषा आपको PDF के माध्यम से मिलेगी, नोट्स PDF के माध्यम से मिलेंगे। द्वारा फिर, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बेटा कूलाम का हमारा नियम हो गया। अब यहीं से बेटा देखना, अब हम इन दोनों नियमों को मिलाते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R²। सब लोग बेटा ध्यान से समझना, जब ये चिन्ह हटता है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है, समानुपाती का जब भी चिन्ह कहीं भी हटेगा तो कुछ ना कुछ नियतांक जोड़ेंगे, और नियतांक बेटा यहाँ बनाएंगे स्मॉल के। कैसी के, स्मॉल के बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, आगे समझ में आ जाएगा। जैसा है वैसा लिखेंगे, Q1 Q2 बटे R²। ध्यान रखना, ये हमने यहाँ पर बना लिया। ये जो बेटा नियम हमारा निकल के आ गया, ये कूलाम का नियम हो गया। लेकिन यहाँ एक चक्कर बहुत बड़ा है, कूलाम ने इन दोनों आवेशों को पहले निर्वात में रखा, फिर हमारे माध्यम में रखा। अर्थात पहले कूलाम ने इन दोनों आवेशों को पृथ्वी से बाहर, कल्पना की पृथ्वी से बाहर स्थित है, वैक्यूम में रखा, तब क्या मान हुआ, और जब इनके बीच में कोई माध्यम रखा तब इसकी वैल्यू आकर्षण प्रतिकर्षण बल की क्या हुई, ये भी उन्होंने बताया था बेटा। तो इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ध्यान देना। देखिए बेटा, अब यहाँ पर समझा देता हूँ, मज़ा आ जाए, तबीयत खुश हो जाएगी आप लोगों की भी।
यदि, ध्यान देना, यदि दोनों आवेश निर्वात में स्थित हों, निर्वात में स्थित हों, अगर निर्वात में स्थित हों तो पता है बेटा इस स्मॉल के का जो मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर प्राप्त होता है। बेटा ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर दोनों आवेश कहाँ स्थित हो, हमारे किसी निर्वात में स्थित हो, तो उस निर्वात में इस अनुक्रमानुपाती का जो मान आता है के स्मॉल के का जो मान आता है वो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर हमें प्राप्त होता है। अब सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, पता है सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा, अब जो बल लगेगा वो लगेगा F बराबर 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 बटे R²। ये पता है फॉर्मूला बेटा कब के लिए हो गया? जब दोनों आवेश हमारे निर्वात में स्थित हों तो उनके बीच जो बल कार्य करेगा वो इतना कार्य करेगा, ध्यान रखना। और सुविधा के लिए ध्यान रखना, सुविधा के लिए ओनली सुविधा नहीं, गलत लिख दिया शायद मैंने, कोई बात नहीं, हम अपनी जनरली सुविधा के लिए इसको 9 × 10⁻⁹ इसको बेटा हमने माना था कि, लेकिन सुविधा के लिए हम लिख देते हैं 4πε0 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ε0। अभी आपको लग रहा होगा कि 1/4πε0 खराब वैल्यू है, ऐसा नहीं है, ये वैल्यू रखना मजबूरी थी, क्योंकि इस वैल्यू को रखने से, इसका मान इतना रखने से आगे बहुत सी कैलकुलेशन सिंपल होगी, ध्यान रखना। तो इसको बेटा क्या पढ़ा, ध्यान देना, ये जो हमारा बना इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन 0, जो क्या होता है बेटा, जो होता है, ध्यान रखना, निर्वात अथवा वायु भी इसमें ले लेते हैं, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं बेटा, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता नाम दिया जाता है। इसको क्या पढ़ते हैं? ε0। इसका मतलब क्या? निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं बेटा। कभी मौका मिला तो मैं इसको बताऊंगा कि ε0, ये जीरो का मतलब क्या होता है, ये हमने जीरो ही क्यों लिया और एप्सिलॉन ही हमने क्यों लिया, ABCDEFGHIJ के छोटा बड़ा कक्का कुकू के क्यों नहीं लिया? इसका रीजन, क्योंकि इसमें थोड़ा हमें टाइम चाहिए होगा समझाने के लिए, मैं जरूर इसे एक्सप्लेन करूंगा कि एप्सिलॉन नॉट ही क्यों लिया, ऐसा क्या रीजन रहा, मैं बताऊंगा। दिल थाम के मेरे वीडियोस बेटा देखना, उसमें आपको मिलेगा। तो ध्यान रखना बेटा, कूलाम ने क्या बताया था, यदि दोनों आवेश निर्वात में स्थित हों तो फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है, के की जगह 9 × 10⁻⁹ रखना पड़ता है। अब प्रयोगों द्वारा ये मान सिद्ध किया गया, लेकिन सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए इस के को अर्थात 9 × 10⁻⁹ को 1/4πε0 से प्रदर्शित कर दिया गया। इसकी ये रखने से बेटा बहुत सारी कैलकुलेशन सॉल्व आसानी से हो जाएंगी। अब ध्यान देना, ये तो निर्वात के लिए हो गया। यदि इन दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम रख दिया बेटा, यदि दोनों आवेशों के बीच में क्या रख दिया, कोई माध्यम रख दिया, तो पता है बल कितना हो जाएगा। यदि माध्यम हो, दोनों आवेशों के बीच माध्यम स्थित हो, क्या स्थित हो बेटा, माध्यम स्थित हो, तो पता है फॉर्मूला ये क्या कैसे चेंज हो जाएगा बेटा। तो ये फॉर्मूला इसकी जगह मैं रख ही दिया था यहाँ पर, तो फॉर्मूला बेटा आ जाएगा F बराबर 1/4πε0 के, ये आएगा बेटा Q1 Q2/R²। अब जरा आप समझना बेटा, मैं दोबारा फिर थोड़ा सा फिर बताऊंगा। ये वैल्यू यहाँ रख दी इन्होंने, तो ये F बराबर क्या बन गया, 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये फॉर्मूला कब आया बेटा, ये फॉर्मूला कब आ गया, ये फॉर्मूला आया किसके लिए, जब हमारे दोनों आवेश कहाँ स्थित हो, निर्वात में स्थित हो। लेकिन दोनों आवेशों के बीच हमने कोई माध्यम रख दिया, तो फॉर्मूला हमारा हो गया इतना,
के जुड़ गया। के पता है क्या चीज़ है, इसीलिए मैं कह रहा था स्मॉल के बनाना पहले, अब बनेगा कैपिटल के। जो कैपिटल के है बेटा, जो माध्यम रखा है हमने, जो भी पदार्थ रखा है उसका परावैद्युतांक है। माध्यम में स्थित या माध्यम का परावैद्युतांक लिख लो, माध्यम का परावैद्युतांक क्या है बेटा, माध्यम का परावैद्युतांक। यहाँ से एक चीज और सिद्ध हो गई, निर्वात अथवा वायु का, ध्यान देना, निर्वात अथवा वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, कितना होता है बेटा, 1 होता है, क्योंकि यहाँ आया ही नहीं भाई, 1 रखोगे तभी तो वो हमें मिलेगा। इससे क्या सिद्ध होता है कि माध्यम का परावैद्युतांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं, बड़ी वाली के से। निर्वात अथवा वायु का जो परावैद्युतांक होगा वो 1 होगा। ये न्यूमेरिकल में हमारी हेल्प करेगा। अगर दोनों आवेश वायु में स्थित हैं तो के की जगह 1 रखेंगे, दोनों आवेश निर्वात में स्थित हैं तो के की जगह बेटा क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। और कोई अगर माध्यम दिया जाएगा तो उसकी वैल्यू दी जाएगी, परावैद्युतांक दिया जाएगा, तो हम बेटा फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। तो बेटा देखा आपने कूलाम को कितनी आसानी से समझ लिया, कूलाम ने जो नियम दिया था कितनी आसानी से हमने समझ लिया। अब अगले टॉपिक में बेटा इस एप्सिलॉन 0 का मान, मात्रक और विमा मैं समझाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं और भी आपको एक्स्ट्रा समझा सकता हूं। धन्यवाद।